ठीक है। सो इसका जो आंसर है, अभी जो डिसकंटिन्यू हुआ था उसके बाद से, फोकल लेंथ इसकी आप अगर प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे बाय द सेम फॉर्मूला, तो ये वर्क प्लस 120 सेंटीमीटर आएगा, और पॉजिटिव मतलब ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कन्वर्ज क्यों करेगा बता दूं आपको, कन्वर्ज क्यों करेगा ये, कि ये जो रेज आएंगी ये कन्वर्ज क्यों होंगी। ये इसलिए कन्वर्ज होंगी क्योंकि ये एक तरीके से कॉनकेव लेंस है, चाहे वो प्लेनो कॉनकेव हो चाहे वो कोई भी कॉनकेव हो, बट कॉनकेव लेंस है। बेसिकली ये एक प्लेनो और एक कॉनकेव है। तो कॉनकेव लेंस है, और क्वेश्चन में जो सराउंडिंग है ना वो ज्यादा डेंसर है, सराउंडिंग की डेंसिटी ज्यादा है। तो अभी हमने आपको यही समझाया पीछे, देखो कि कॉनकेव लेंस के अंदर जब भी हमारा सराउंडिंग ज्यादा डेंसर होगा, सराउंडिंग की डेंसिटी जब भी ज्यादा होगी, वो चाहे दोनों साइड कॉनकेव हो चाहे वो एक साइड कॉनकेव हो। ठीक है, इससे मतलब नहीं है आपको, मतलब वो बाई कॉनकेव है कि प्लेनो कॉनकेव है उससे मतलब नहीं है, अल्टीमेटली वो कॉनकेव है, और कॉनकेव है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये फिर उसका नेचर हमेशा कन्वर्ज करने का ही आएगा। हाँ जी मनीष। ठीक है, तो इसमें आप मत जाना कभी। ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी है, चाहे वो बोथ साइड कॉन्वेक्स हो चाहे वन साइड कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये जो मैंने ये जो पेज अभी आपके सामने दिख रहा है ना, ये पेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स किसी भी टाइप का कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, कॉनकेव किसी भी टाइप का कॉनकेव लेंस हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये हो गया फोकल लेंथ, पावर, नेचर ऑफ लेंसेस, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड ऑल। इसके बाद आपके सामने टॉपिक आता है ना, इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो ये है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे बनते हैं लेंस के थ्रू, है ना। फोकस जब फाइंड कर लिया, फोकस फाइंड आउट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट और इमेज वाली कंडीशंस पे आते हैं। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज बाय द लेंसेस में पहले हम इसके मैथमेटिकल पोर्शन पे जाएंगे, मैथमेटिकल पोर्शन पे, एंड देन रे डायग्राम्स में। दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, दोनों काम एक साथ भी किए जा सकते हैं कि रे किस तरीके से बनती है। तो इमेज फॉर्म करने के जो रूल्स हैं, जो आप रे ट्रेसिंग करते हो, तो रे ट्रेस करने के कई सारे रूल्स हैं। रे ट्रेसिंग के रूल्स अगर आपको याद दिलाएं, तो रे ट्रेसिंग का हमारा पहला रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल रे ट्रेसिंग का, कि कोई भी रे, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस, जो भी रे पैरेलल होगी ऑप्टिकल एक्सिस के, वो हमेशा ही फोकस से पास होगी, पासेस वाया फोकस पॉइंट। दूसरा रूल आप लगाते हो, सेकंड रूल, अ रे वाया ऑप्टिकल सेंटर। अब आपसे पूछोगे कि ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज है, अ रे वाया ऑप्टिकल सेंटर passes undeviated। अब ये ऑप्टिकल सेंटर, अगर आप पूछोगे कि सर ये ऑप्टिकल सेंटर कौन सी चीज है, ये क्या चीज होती है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये लेंस के इनसाइड ना, मतलब पॉइंट है, पॉइंट ऑन द एक्सिस, इसकी भी एक डेफिनेशन दी जाती है कि जो लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस होता है, ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर कोई रे जाएगी तो वो अनडेविएटेड ही निकल जाती है, अनडेविएटेड, अनडेविएटेड। देखो इसका कंसेप्ट कहां से है, इसका कंसेप्ट देखो मैं आपको याद दिलाऊं। अगर आपने ग्लास स्लैब पढ़ा हो, ग्लास स्लैब, देखिएगा, आपको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट याद दिलाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। हम लोगों ने ग्लास स्लैब पढ़े हैं, सुनिए। तो ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता था, याद करो, कि अगर आप एक रे डालते थे, याद करिए ग्लास स्लैब वाला आर्टिकल, तो ये पहले सरफेस पर बेंड होती है, ये रे पहले सरफेस पर बेंड होती है, लेकिन दूसरे सरफेस से फिर से जब ये बाहर निकलती है सेकंड सरफेस से, तो ये पहले वाले रे के बिल्कुल पैरेलल निकलती है। जो पहला वाला रे होता है ना आपका इंसिडेंट रे, अगर आप याद करें इसको, तो जो ये रे थी जिसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। तो होता क्या था लेंस के अंदर, पॉइंट नंबर 1 पे रिफ्रैक्शन हुआ और पॉइंट नंबर 2, दो जगह रिफ्रैक्शन हुआ, और उसके बाद फाइनली ये रे पैरेलल टू द इंसिडेंट आती है।
ये स्लैब का केस था। सिमिलर चीज आपकी लेंस में होती है। सिमिलर चीज लेंस में क्या होता है कि मान लो अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉनकेव में भी हो सकता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों जगह हुआ, तो इसके अंदर भी ये चीज हो सकती है, जैसा स्लैब के अंदर है ना वैसा यहाँ पर भी हो सकता है। क्या कि अगर मान लो हमने कोई रे इसके ऊपर इंसिडेंट कराई, तो ये जो रे होगी ये क्या करेगी, लेंस के पहले वाले सरफेस पर, यहाँ पर जो ये सरफेस है, इसको सरफेस 1 कह दो आप, यहाँ पर बेंड हो जाएगी, यहाँ पर रे बेंड हो गई। जैसे ग्लास स्लैब के पहले पॉइंट पर बेंड हुई है, वैसे यहाँ पर भी ये रे बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद ये सरफेस 2 पे चली गई। बेंड होने के बाद ये सरफेस 2 पर आ गई। अब जब ये बेंड होने के बाद सरफेस 2 पर गई, यानी यहाँ पर आए पॉइंट नंबर 2 पे, तो सिमिलर हुआ ना, यहाँ पर भी पहला एक सरफेस था स्लैब के केस में, पहले सरफेस 1 पर फिर सरफेस 2 पर गए, वैसा ही केस यहाँ पर है, 1 पे फिर 2 पे। अब 2 वाले से जब वो रे बाहर निकलेगी, 2 वाले से, तो ये रे वापस एग्जैक्टली वैसे निकल रही है जैसे पहले थी। जिस तरीके से रे पहले आई है एग्जैक्टली वैसे ही बाहर निकल रही है, कुछ ऐसे। तो आप ये कहोगे कि फाइनल रे और इंसिडेंट रे पैरेलल हो गई हैं। तो ऐसे में ये जो पॉइंट लेंस के अंदर वाला है, लेंस के अंदर ये जो पॉइंट है जो उसके एक्सिस के ऊपर है, इसको हम O से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसी पॉइंट O को आप नाम देते हो इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। मतलब इसीलिए इसकी डेफिनेशन ये कही जाती है कि अगर कोई भी रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, पॉइंट O से पास होती है अगर, तो लेंस से फाइनली जब वो रे बाहर आएगी तो ये उसी डायरेक्शन में बाहर आएगी जिस डायरेक्शन में पहले गई थी। लेकिन लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा स्लैब वाले की तरीके से, स्लैब वाले की तरीके से लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो मैं ना एक एक क्लैरिटी के लिए तुमको एक और डायग्राम दूंगा और क्लैरिटी लाने के लिए। सो आप डायग्राम पर फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास लेंस हुआ, ठीक है, मैं आपको जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूं, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी इसके थ्रू। और ये हमने मान लिया एक्सेस हुआ, ठीक है। अब हमारी जो रे है वो मान लो ऐसे आई, ऊपर से ऐसे कुछ रे आई, तो ये पहले वाले सरफेस पर क्या होगा, बेंड कर गई, ठीक है, पहले सरफेस पर बेंड हो गई। फिर दूसरे सरफेस से ये वापस निकलेगी, सेकंड सरफेस से ये फिर वापस आएगी ऐसे। लेकिन जब ये सेकंड सरफेस से वापस निकलेगी ना, तो आप जो पहली वाली रे है अगर उसको आप आगे एक्सटेंड करते हो ऐसे, उसको अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो इस तरीके से, तो ये दोनों के बीच में एक गैप आ चुका होगा। जैसे स्लैब है ना वैसे यहाँ पर भी है, एक गैप आ चुका होगा, मतलब ये एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ चुका होगा यहाँ पर, ये चीज। अब आपको पता नहीं याद है या नहीं याद है, बट स्लैब के केस में ये कहा गया था कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल होता है, ये इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा थिकनेस का स्लैब लाओगे, थिकनेस जितना ज्यादा होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर कि लेंस की थिकनेस अगर ज्यादा होगी, लेंस की थिकनेस हम इसको कहेंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो गैप है ना, ये लेंस की थिकनेस है। जितना थिक लेंस होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। बट हमारे सिलेबस में हम लोग को थिन लेंस पढ़ाए जाते हैं, तो थिन लेंस के अंदर हम ये मानते हैं कि थिकनेस लगभग जीरो होगी, और जब थिकनेस लगभग जीरो होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। और ये जो पॉइंट है लेंस के अंदर वाला, इसी को हम ऑप्टिकल सेंटर कह रहे हैं। और इसी वजह से थिन लेंसेज के केस में, थिन लेंसेज के केस में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम दिखाते हैं। ये रियल डायग्राम आपको नीचे दिखा रहा हूं। और होता क्या है, जब आप बुक्स में जाओगे और आगे हम भी यही काम करेंगे कि जब हम रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इस तरीके से एक रे दिखाएंगे, ये एक्सेस दिखाएंगे, और हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीच की जो रे है, देखो इसकी बात कर रहा हूं, ये बीच वाली रे जो है ये वाली, इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। और हम कौन सी रे दिखाते हैं, एक ये जो इंसिडेंट रे है ये दिखाएंगे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये दिखाएंगे,
और क्या करते हैं सुनना, हम अपने रे डायग्राम में क्या करते हैं, इस इंसिडेंट रे को ले करके ओ पे दिखा देते हैं और इस रिफ्रैक्टेड रे को भी हम ओ पर ही दिखा देते हैं। ये डायग्राम मत दिखाते हो आप। तो हम क्या करते हैं अपने डायग्राम में, सिंगल एक रे दिखाते हैं जो डायरेक्ट इस तरीके से जाती है, सिंगल रे। ये आप समझ लेना, ये आप अपनी सिंप्लिसिटी के लिए करते हो, ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ये सिंप्लिसिटी के लिए आप ये कह देते हो कि ये पॉइंट ओ है और यही आपका सेकंड नंबर का पॉइंट है। ये दूसरे नंबर का पॉइंट यही है कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो वो अनडेविएटेड जाएगी। बट ये रियल सिचुएशन नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो रे है वो पॉइंट पहले सरफेस 1 को टच करती है, वहां से बेंड होकर के पॉइंट ओ से होकर के सरफेस 2 को टच करती है और फिर सरफेस 2 से जब बाहर निकलती है तो वो ओरिजिनल रे के बिल्कुल पैरेलल होती है। और थिन लेंसेज के केस में ये गैप, यहाँ पे जो आप गैप देख रहे हो, ये गैप लगभग 0 होता है। तो हम ये कह देते हैं कि जो रे इमर्ज होगी, जो रे यहाँ से इमर्ज हो रही है और जो रे आपने उस पर इंसिडेंट कराई है, वो लगभग सेम लाइन पर होंगे, ऑलमोस्ट सेम लाइन पे होंगे। ये पूरी स्टोरी है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंसेज की। तो इन दो के थ्रू आप अपना रे ट्रेसिंग करते हो, इन दोनों के थ्रू हम अपना रे ट्रेसिंग दिखाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर आप समझ लेना, ऑप्टिकल सेंटर को समझने के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट स्लैब वाला आर्टिकल आपको हेल्प करेगा। थिन लेंसेज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थिन लेंसेज के केस में जो रे इमर्ज होती है और जो रे इंसिडेंट होती है वो लगभग सेम लाइन के ऊपर होते हैं, उनके बीच कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। और इसी इसी फैक्टर की वजह से, इसी एजम्पशन की वजह से आप अपने सिलेबस में ये वाला फिगर कॉपी करते हो, जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला फिगर आप अपने सिलेबस में इसीलिए दिखाते हो क्योंकि आप थिन लेंसेज की स्टडी कर रहे हो। थिक लेंसेज की स्टडी करेंगे तो अलग आंसर आएगा। एंड मनीष सिंह जी, लेंस कैन बेंड द लाइट बिकॉज रिफ्रैक्शन है, मीडियम चेंज होने पर हमेशा लाइट बेंड होगी। बाहर एयर है और अंदर ग्लास है तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमेशा ही होगा। ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स हैं रे ट्रेसिंग के जिसके थ्रू आप इमेजेस को फॉर्म करते हो। चलिए एक बार इसका इमेज बना कर देख लेते हैं ना, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे बनता है, इसके थ्रू हम इमेजेस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो ये हमने मान लो कोई कॉन्वेक्स लेंस लिया और इसकी कोई एक्सिस दिखाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे अपना आंसर बताना है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये लेंस कन्वर्जिंग है, सुनना, अगर मैं ये कहूँ कि ये लेंस कन्वर्जिंग है और जो रे है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगी, तो आप बताओ इसका फोकस पॉइंट किस तरफ दिखाओगे? इसका फोकस पॉइंट रे लेंस के राइट साइड दिखाऊं या लेंस की लेफ्ट साइड पे दिखाऊं? कन्वर्जिंग बोला है, कॉन्वेक्स से मत देखना, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से देखिएगा। कन्वर्जिंग लेंस कह रहा हूं तो किस तरफ फोकस होना चाहिए, किस तरफ फोकस होना चाहिए इसका? राइट साइड पर, है ना? तो अब क्या करोगे, इसका फोकस दिखाओगे राइट साइड पर, ठीक है ना? इसका फोकस ऑन द राइट साइड, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर रे, अगर इसी लेंस में रे राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रही होती तो फोकस कहां दिखाते? अगर मैं कह दूं कि जो रे है वो राइट साइड जाने की बजाय लेफ्ट साइड जा रही होती तो हम फोकस कहां दिखाते फिर? तब लेफ्ट दिखाते। इसीलिए क्या होता है जानते हो, इसीलिए आपको बुक्स में हमेशा दोनों तरफ एफ दिखाया जाएगा। आप कभी भी नोटिस करना, आपको इधर भी एक एफ दिखाते हैं और इधर भी एक एफ दिखाते हैं, दोनों तरफ एफ दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं कि अगर आप राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो इस वाले एफ के ऊपर जाओगे और अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ रे आएगी तो ये वाला एफ आएगा। कभी भी आप बुक्स में देखना तो आपको लेंस के दोनों तरफ एफ लिखा होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके अंदर दो फोकस हो गए हैं, ये मतलब नहीं है। ये मतलब ये है कि कौन से साइड से रे आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा फोकस कंसिडर करेंगे, ये है मतलब। वहां पर लेफ्ट साइड से आओगे तो राइट वाला फोकस कंसिडर कर लो
और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट वाला फोकस कंसिडर कर लो। इस तरीके से होता है ये, ठीक है जी, इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। एनीवे, तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, चलो हम ये मानते हैं कि वो फोकस के आगे रखा है, मतलब यहाँ कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो आप इसका रे डायग्राम कैसे बनाते हो जरा देख लो। एक रे डायग्राम मैं दिखा देता हूँ आपको कि एक बार समझा देते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करते हो आप, ऑब्जेक्ट्स के टॉप पॉइंट से एक पैरेलल रे लाते हो। ये पैरेलल रे आप इसके फोकस से पास होते हो, पहला वाला पॉइंट था कि कोई भी रे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से क्रॉस हो जाएगी। मनीष रुको भाई, एक मिनट, टॉपिक कंप्लीट होने दो पहले। सो ये जो रे हमने दिखाई है यहाँ पर, पहले तो आप क्या करें, इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम दे देते हैं, ए बी। तो सबसे पहले एक रे पैरेलल है, ये प्रीवियस पेज का पहला रूल है, अ रे विच इज पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस पासेस वाया फोकस। और दूसरा रूल, अ रे वाया ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। तो पहला वाला रूल तो फॉलो हो गया। अब दूसरा रूल, इसके ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो हम उसको, मैंने कहा ना, इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो आप रियल सिचुएशन में नहीं जाएंगे, रियल सिचुएशन में दो बार रिफ्रैक्ट होने के बाद वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में पहले थी, दो बार रिफ्रैक्ट होने के बाद। लेकिन जब आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में ये ऊपर वाला टॉप साइड वाला डायग्राम बनाएंगे जहां पर रे को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे दिखाओगे, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ए से डायरेक्ट लाइन दिखाओगे जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी डायरेक्ट। और क्या होता है कि ये जो दो रेज आपने दिखाई, अब ये आगे आप खुद देखोगे कि इस तरफ कभी भी ये मीट नहीं करेंगे, दे कैन नॉट मीट, कैन नेवर मीट ऑन दिस साइड। तो इसीलिए क्या करते हो आप, इनको बैक साइड पर एक्सटेंड करते हो, कि ये जो रेज हैं इनको बैक साइड एक्सटेंड करते हैं इधर, और इसको बैक साइड एक्सटेंड करते हैं। और जब दोनों को आप बैक साइड पर एक्सटेंड करते हो तो यहाँ कहीं जा करके एक ऐसी कोई इमेज बन जाती है। ये रे डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दिखाते हो कि ये करके ए डैश बी डैश करके इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। अब आप खुद बताओ कि ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। अगर आपको डायग्राम समझ में आया है और डेफिनेशंस पहले की पता है तो ये किस टाइप की इमेज है? हाँ प्रवीण जी, वर्चुअल है, ठीक। मनीष रियल कैसे हुआ भाई? रेज रेज आपने डॉटेड लाइन, मतलब रेज को जबरदस्ती मिलाया है पीछे की तरफ। वर्चुअल है ये, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल, क्योंकि जो रेज हैं वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, एक्चुअल में मिल नहीं रही हैं वो। ये तो हम डॉटेड लाइन बना करके उसको उसको मीट करा रहे हैं ना। रे ये रे रे तो ये है ना, एक्चुअल में तो रे यहाँ जा रही है और ये रे है। तो जो रियल में जो रे है, कौन सी रे? जो लेंस से निकल रही है, रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे, डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन क्या थी कि जो इंसिडेंट रे होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, और जो रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज होती है। तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो इधर राइट साइड पर तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही हैं, लेफ्ट साइड इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो भी इमेजिनरी फॉर्म में, इमेजिनरी फॉर्म में, रियल फॉर्म में नहीं। इसीलिए आप इसको कह सकते हो कि ये एक वर्चुअल इमेज है। और साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज भी ऊपर है, मतलब इरेक्ट इमेज भी है। और डायग्राम के अंदर आप साफ देख सकते हो कि ये इमेज मैग्नीफाइड भी है, मतलब साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। आपको डायग्राम से साफ दिख जाएगा, इट इज बिगर देन दैट। ठीक है, ये एक रे डायग्राम हुआ। एक और रे डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम इसके फॉर्मूले पर आएंगे। तो दूसरा रे डायग्राम जो है वो ये है, सुनना थोड़ा ध्यान से इसको बनाना यार, क्योंकि अभी हालांकि ये सब पेन और पेपर पे बनाने वाली चीजें हैं, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि यहीं से इसको समझा सकें आपको। इसमें ना दो चीजें हम लेते हैं यार, दो चीजें। और आप डायग्राम को बेटर तरीके से कब समझ पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। डायग्राम को बेटर तरीके से कब समझ पाएंगे, जब
आप इस तरफ f ले और लगभग उतनी ही डिस्टेंस पर आप 2f रखिएगा, उतनी ही डिस्टेंस पे 2f मतलब इसकी डबल वैल्यू। एक f इधर भी दिखाते हैं और उसका ही डबल वैल्यू इधर। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि दोनों तरफ f क्यों दिखाते हैं। वो रे किसी भी साइड से आ सकती है, तो अकॉर्डिंगली हम इधर भी f दिखाते हैं, लेफ्ट साइड पर भी f दिखाते हैं। और 2f दिखाने का मतलब उस डिस्टेंस का डबल कर दिया। 2f दिखाने का मतलब वो जो डिस्टेंस है वो मैंने डबल कर दी। अब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा मान लो, ठीक है, हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और वो ऑब्जेक्ट हमने f और 2f के बीच में रखा, बिटवीन f एंड 2f। अब आप इसका रे डायग्राम कैसे दिखाओगे? ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है, तो इसका रे डायग्राम कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहला रूल, एक रे दिखाएंगे जो कि पैरेलल हो, पैरेलल टू द एक्सिस, अ रे व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस। और अकॉर्डिंग टू रूल ये फोकस पॉइंट से पास होगा। अकॉर्डिंग टू रूल ये जो रे है ये फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी, इस तरफ से चली जाएगी। दूसरी रे आप दिखाओगे वाया ऑप्टिकल सेंटर, सेकंड रे इज वाया ऑप्टिकल सेंटर। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कहीं नहीं मुड़नी, उसको मोड़ना नहीं है, वो सीधी सीधी ले जाओ, स्ट्रेट ले जाओ, ऐसे ले जाओ। और जब इसको इस तरीके से करोगे, मतलब एक को इधर ला रहे हो, एक रे इधर जा रही है, तो आपको साफ दिख जाएगा अगर आप अपनी कॉपी पे भी करोगे कि ये दोनों रेज कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं पर आप अपोजिट डायरेक्शन में दिखा सकते हो कि ये उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन गई। तो अब की बार क्योंकि ये जो रेज हैं रिफ्रैक्ट होने वाली जो रे है, ये वाकई में मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक रियल इमेज कहलाएगी, रियल है। उल्टी हो गई है, इन्वर्टेड इमेज है। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ये टोटल तीन तीन केसेस कहोगे कि इस बार ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है और अश्विका, हाँ अश्विका वो भी ले सकते हैं। अश्विका, थ्रू फोकस भी आप रे ले सकते हो, यू कैन टेक द रे थ्रू द फोकस पॉइंट। बट अश्विका सुनो, ये जो दो मैंने आपको रे ली है ना, ये सिंपल होती हैं, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि इनसे हम सिंपल वे में अपना रे डायग्राम बना सकते हैं और कभी प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, मैग्नीफाइड, मनीष सिंह जी, व्हाई इट इज मैग्नीफाइड? यू कैन लुक एट द डायग्राम, लुक एट द डायग्राम विच इज बिगर, ऑब्जेक्ट और इमेज। मैग्नीफाइड क्यों है वो आप डायग्राम देख के बताओ। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम ए बी कह रहे हैं और इसकी यहाँ पर इमेज ए डैश बी डैश है, तो थ्रू डायग्राम इट इज क्लियर दैट ए डैश बी डैश इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। सो इमेज बिगर है, दैट इज व्हाई इट इज मैग्नीफाइड, है ना, इन्वर्टेड भी है। ओंकार सिंह, 2f मैंने एक पर्पस के लिए लिया है, 2f का पर्पस है, बता रहा हूँ 2f क्या है, उसका पर्पस दिखाता हूँ मैं आपको। 2f वाला पर्पस अभी दिखाता हूँ, मैंने इंटेंशनली लिया है इसको 2f का पर्पस। ठीक है, पर्पस ऑफ 2f मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको, पहले आप यहाँ पर देख लो। दो केस हो गए। पहला केस ऑब्जेक्ट जो है, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लिया था मैंने, ऑब्जेक्ट वाज, फर्स्ट केस है, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये पहला केस है। दूसरा केस आपने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, सेकंड केस, सेकंड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड 2f, f एंड 2f। तो रिजल्ट भी ध्यान रखना है, रिजल्ट क्या है, इमेज कहां पर बन रही है, इमेज बियॉन्ड 2f है, जो ये वाला 2f है उसके बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f और ऑन द अपोजिट साइड, ऑन अपोजिट साइड। और किस टाइप की इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। सो मेरे को आंसर भी ऐसे देना पड़ेगा, इफ आई प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, I get inverted image, I get image beyond the distance 2f, size of image will be more than the size of object, इस तरीके से। तो ये मुश्किल से ना 30-40 सेकंड्स का काम होता है, आप रे डायग्राम बनाओगे 30-40 सेकंड्स का, एंड देन आप डन है, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा।
सो मैं नेक्स्ट पेज पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं यार क्या होगा। तो ये जो लेंस फिर से एक बार देखा और इसकी हमने एक्सिस ड्रॉ की। अब की बार मैं इंटेंशनली एक काम करने जा रहा हूं, मैं इंटेंशनली ना मैं यहाँ पर रूलर यूज करूंगा यार, ठीक है, और मैं इसके थ्रू आपको एक मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। मैं जानबूझ करके ये रूलर यूज कर रहा हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको भी यही काम करना है अपने लेवल पर, आपको अपने लेवल पर यही काम करना है। तो क्या करिएगा, अगर आप रे डायग्राम बनाते हो और परफेक्ट रे डायग्राम चाहिए, अगर आपको अच्छा रे डायग्राम चाहिए, तो आप जहां पर 0 है ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर पे फोकस है, मान लो 7 सेंटीमीटर पे फोकस है, तो 14 सेंटीमीटर जो होगा वो 2f हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको ऑप्टिकल सेंटर, 7 सेंटीमीटर पे फोकस पॉइंट लिख दिया, और 14 सेंटीमीटर उसकी डबल वैल्यू यानी कि 2f हो गई। तो बहुत बढ़िया रे डायग्राम बनेगा, बढ़िया रे डायग्राम। आप रियल वाला रूलर यूज करो, मैं वर्चुअल वाला यूज करता हूँ। अब मैंने इसको इस तरफ किया, तो ये 14 पे था ही, यहाँ पर 7 पे चले गए, 14 से 7, तो ये इस तरफ का फोकस हो गया, और इधर जो 0 आएगा यहाँ पर ये 2f हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये हमारी सिचुएशन है। तो अभी इस रूलर को यहाँ नीचे रखते हैं, बाद में इसको यूज करेंगे अभी, ठीक है। और ये लाइन जो हमारी सीधी आ रही थी, इस तरीके से हमने डिस्टेंस बनाया। अब हम क्या करेंगे, हम अपना ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2f पे रखेंगे, एग्जैक्टली 2f पर, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2f पर। तो जब आप ये मेजरमेंट करके बनाओगे ना, स्केल से नाप करके, स्केल से मेजर करके अगर अपना डायग्राम बनाओगे, तो बिना किसी एरर का डायग्राम होगा, परफेक्ट डायग्राम बनेगा तुम्हारा। करके दिखाता हूँ। टॉप पॉइंट से जो रे गई, टॉप पॉइंट से पैरेलल रे, ये दूसरे साइड पे जा करके इसको फोकस से दिखाओ, सेकंड साइड पर ये वाया फोकस दिखाओ, और दूसरी रे कौन सी दिखाते हैं, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अश्विका सुनो, वाया फोकस भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं ऑप्टिकल सेंटर वाला। तो मैंने इस ऑप्टिकल सेंटर को मिलाते हुए एक रे ले गए और आगे ले गए यहाँ पर। आप मैंने ये सब कुछ मेजरमेंट किया हुआ है, देखो ये सब कुछ मैंने मेजर करके बनाया हुआ है, जानबूझ करके तुम्हारे सामने, ताकि तुमको बिल्कुल ट्रस्ट हो। ये जो आप देख रहे हो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये अब आपका इमेज पॉइंट है। और अगर आप ध्यान से देख पाओ, तो ये डायरेक्टली 2f के नीचे है, डायरेक्टली 2f के नीचे है, इट इज एग्जैक्टली बिलो 2f। ध्यान से देखिएगा। और अगर आप स्केल से मेजर कर सकते हो, आप अपनी कॉपी पर अगर स्केल से मेजर कर सकते हो, सब कुछ स्केल के अकॉर्डिंग चलना, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी और ये जो उसकी इमेज ए डैश बी डैश है, ये दोनों बराबर बराबर साइज के होंगे, इक्वल साइज के होंगे। सो व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अगर आपने स्केल यूज किया होगा ना, तो इमेज भी 2f पे ही बनेगी, इमेज एट 2f ही आएगी, सेम साइज की होगी, बिना किसी मैग्निफिकेशन के। बट रियल इमेज है, साफ दिख रहा है आपको, क्योंकि रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुई है, तो ये रियल इमेज है, प्लस इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने स्केल और ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के बैठे हो और प्रॉपरली, तो आंसर सही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैंने तुम्हारे सामने इसीलिए रूलर यूज किया था, और जानबूझ करके ये समझाने की कोशिश की थी कि आप इस डायग्राम को अच्छा कैसे बना सकते हो, मतलब बुक्स में अपनी कॉपी पे ये डायग्राम अच्छा कैसे बना सकते हो, ये समझाने की तुम्हें कोशिश की। ठीक है आदर्श, पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ये एफ और 2f वाला एग्जांपल, ऑब्जेक्ट सेम साइज का है, रियल है, इन्वर्टेड है, और इमेज के साथ। जल्दी से बताओ, फिर आगे वाला बताएं, एक डायग्राम और बचा है अभी, है ना। ठीक है, चलिए, तो एक और डायग्राम है, इसमें देखते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है। रूलर से करना, रूलर से, मतलब आप भी रूलर यूज करिएगा, है ना। मैं वर्चुअल वाला, आप रियल वाला। चलिए, एक और डायग्राम देखते हैं। तो ये लेंस प्लस ये लेंस,
पहले वो रूलर ले लेते हैं, ठीक है ना, पहले वो रूलर लेके आते हैं, ठीक है, वो यहाँ रखा। अभी मैं थोड़ा सा फोकस को कम करूंगा ताकि डायग्राम सही बने मेरा। देखिएगा, तो ये जो 7 सेंटीमीटर वाला मार्क देख रहे हो, 7 सेंटीमीटर, इसको मैंने ऑप्टिकल सेंटर मान लिया। फिर 10 सेंटीमीटर पर मैंने फोकस मान लिया, यानी कि 3 सेंटीमीटर का फोकस मान लिया, 3 सेंटीमीटर का। फिर 10 से 13 पर जाएंगे तो ये 2f हो जाएगा। फिर 7 से 3 सेंटीमीटर पीछे की तरफ गए यानी 4 सेंटीमीटर पे, तो ये f हो गया। और उससे 3 सेंटीमीटर पीछे गए 1 पे, तो ये इधर वाला 2f हो गया। ठीक है, आप ये कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू, बट स्केल से करने पर फायदा ये होता है कि ये डिस्टेंस प्रॉपरली बराबर आती है, तो डायग्राम बिल्कुल सही बनता है, बिल्कुल अच्छा डायग्राम बनता है। अब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखो, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अब इसका रे डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले रे पैरेलल, कहां से लेके जाएंगे, जो पैरेलल वाली है वाया फोकस, पैरेलल वाली रे वाया फोकस। देन उसकी एक रे वाया ऑप्टिकल सेंटर, जो सीधे निकालते जाओ, ऑप्टिकल सेंटर वाली रे को सीधे टकरता है, उसको कहीं मोड़ना ही नहीं है, दाएं बाएं कुछ नहीं। और आप देख सकते हो कि इमेज कहां पर बनेगी, है ना प्रवीण, शाबाश। आप साफ देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और न तुमको ये सब याद करने की जरूरत है। ये मुश्किल से 10 सेकंड या 15 सेकंड का काम होगा, और ऑन द स्पॉट आप इसको याद करके बता सकते हो कि कैसे आंसर आएगा, ऑन द स्पॉट। इसको रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये रे डायग्राम जो मैं दिखा रहा हूँ, इतना सिंपल रे डायग्राम है कि आप इमीडिएटली 10 से 15 सेकंड्स आपको लगेंगे, मुश्किल से 10-15 सेकंड्स, और आप ये बता सकते हो कि क्या सिचुएशन बनेगी। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा मैंने, अगर इसको एक्चुअली ऐसे भी कहते हैं, बियॉन्ड 2f को बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कि बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी है, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। तो जो आपको इसकी इमेज दिख रही है, ए डैश बी डैश वाली इमेज, वो बिटवीन f और 2f है, साफ दिख रहा है कि वो बिटवीन f और 2f है। ठीक है, सो इमेज बिटवीन f एंड 2f। और अगर आप मेजर कर पाओ, अगर आप मेजर कर पाओ तो आपको साफ दिखेगा कि इमेज छोटी है, स्मॉलर इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है। तो मैं तुमको सजेस्ट यही करूंगा यार कि इसको याद ना करना। मेरा सजेशन तुम्हारे लिए यही होगा कि इसको याद ना करना, है ना। याद कर सकते हो, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपके मेमोरी में हार्ड डिस्क है और उसका कैपेसिटी ज्यादा है तो आप याद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप स्केल रखते हो, पेंसिल रखते हो, तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड्स लगेंगे आपको, मैक्सिमम 15 सेकंड्स, और आपका आंसर आपके सामने ही हो जाएगा। तो नो नीड टू लर्न, अपना दिमाग में कूड़ा करकट भरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अपने आप समझ जाते हैं कि क्या सिचुएशन बनने वाली है। डायग्राम बनाओ, आंसर ले आओ। ठीक है, तो ये टोटल केसेस थे, एक बार फिर से देख लो टोटल केसेस क्या थे, जल्दी से देखो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो वर्चुअल, मैग्नीफाइड इमेज, इरेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, तो इमेज बियॉन्ड 2f थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी, मैग्नीफाइड थी। ऑब्जेक्ट 2f पर, तो इमेज भी 2f पर, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, तो इमेज f और 2f के बीच में है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज है। आराम से बन गया ये इमेजेस, सारी इमेजेस बन गई आपकी, रे डायग्राम समझ में आ गया। अब आप देखो, बहुत इजी टॉपिक है, मैं बता रहा हूं। एक रे डायग्राम, देखिए एक रे डायग्राम हम क्या करेंगे, एक और रे डायग्राम बस लेंगे, कौन उसके लिए, डाइवर्जिंग लेंस का। ये सब कन्वर्जिंग लेंस का था, एक डाइवर्जिंग लेंस हम लेंगे। तो जब हम डाइवर्जिंग लेंस के केसेस में जाते हैं, तो भले मैं इसको कॉनकेव दिखा रहा हूं, बट मेरी बात सुनना, डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव नहीं होता है। मैंने आपको कॉनकेव इसलिए दिखाया है क्योंकि आपकी बुक्स में ये सब लिखा होता है। डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव नहीं है ना। डाइवर्जिंग में कॉनकेव भी आ सकता है और कॉन्वेक्स भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो
पहले इसकी फोकल लेंथ वाला काम करेंगे पहले, और आप उसी के अकॉर्डिंग इसका मतलब देखो मेरी लाइन पैरेलल नहीं है, एनीवे ये लाइन पैरेलल नहीं थी यार, रुक जाओ एक मिनट, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने दूं। इन्हें बहुत फर्क पड़ता है, आपका डायग्राम कैसा बनता है इसका बहुत फर्क पड़ता है आपको। चलिए, तो ये हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, 10 सेंटीमीटर पे मैंने इसका एफ रखा, 13 पर 2f रखा इस तरीके से, ऐसे इधर 4 पे f रखा और 1 पे 2f रखा, खत्म आपका। तो रूलर भाई साहब आप चले जाओ, आपका काम खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट ले लो कहीं पर भी, कहीं भी ले लो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप इस केस में कहीं भी ले लो, ओ और एफ के बीच में ले लो, चाहे एफ और 2f के बीच में। मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप अपने आप करना, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ ओ और एफ वाला। क्या होगा, जैसे ही आप ओ और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे, पैरेलल रे लेके जाओगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, आपने पहले कह रखा है कि ये जो लेंस है वो डाइवर्ज करेगा रेस को। तो डाइवर्जिंग लेंस होने की वजह से क्या होगा, जो पैरेलल रे है ये डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज करने के बाद ये फोकस से जाएगी। मतलब ये जो रे है, सुनना इधर, ये रे डाइवर्ज करोगे आप, इस तरीके से डाइवर्ज होना चाहिए, बट उस डाइवर्जेंस को जब आप पीछे बढ़ाएंगे, उस डाइवर्जेंस को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये उस फोकस से निकलता हुआ दिखेगा, उस फोकस से निकलता हुआ इस तरीके से। और दूसरा रे जो था, सेकंड रे जो आपसे मैंने कहा था वो कौन सा था, वाया ऑप्टिकल सेंटर दिखाओ। तो सेकंड रे इस ऑब्जेक्ट से दिखाएंगे वाया ऑप्टिकल सेंटर, और वो तो एज इट इज जाएगी, कहीं कुछ नहीं होगा उसका। तो अब आप देख लो ये रेज कहां पर मिलेंगी जाकर के, ये रेज कहाँ मिलेंगी, इधर की तरफ जो रे है और इधर की तरफ रे, अब ये आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, ये दोनों डाइवर्ज कर गए। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हो रहा है, ये जो रे 1 है और ये जो रे 2 है, आप देखो तो यही पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। और इस पॉइंट पर जब आप रे बनाओगे ना, इस पॉइंट पर, तो यही एक इमेज बनेगी ऊपर की तरफ, यही एक इमेज बनेगी ऊपर की तरफ। और इसको आप कह सकते हो कि अगर ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये जो इमेज है, ये एक इमेज है जो कि साफ दिख रहा है आपको, वर्चुअल इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी इमेज है। एक सेकंड, क्या कहना चाह रहे हो भाई, एक मिनट रुको, जल्दी से देख ले मैसेज आपका। हाँ, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल, हाँ प्रवीण ठीक बोल रहे हो, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल। अब आप इसके आगे का काम अपने आप करके देखिएगा, ठीक है, इसके आगे का ऑब्जेक्ट को आप और भी कहीं रखना, बट इस केस में हमेशा ही इमेज छोटी बनेगी, हमेशा छोटी इमेज बनेगी, और वो हमेशा ओ और एफ के बीच में बनेगी, ऑलवेज, चाहे ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी ले जाओ। इसको डायग्राम बना करके देखना और मुझे बताना, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में बस लास्ट क्लास होगी और ऑप्टिक्स फिनिश हो जाएगा अपना, ओवर हो गया मतलब। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे फिर से।